केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। 11 दिन चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। क्या अब इसके बाद भी कीमत बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? बड़ा झटका लगने वाला है क्या? 74 दिन में तेल कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा या 19,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा। बीजेपी कांग्रेस के डेटा का सच क्या है बताऊंगा। पेट्रोल 100 के पार फिर भी पब्लिक सपोर्ट से पीछे क्यों नहीं हट रही है? क्या सच में बाइक कार बेचने की नौबत आ गई है? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है आज आपको दिखाऊंगा। रूस ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रही सरकार? केजरीवाल ने उठाए सवाल, बीजेपी ने कर दिया आंकड़ों की बौछार। सच क्या है? कतर पहुंचा ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरान अमेरिका की डील लगभग डन। हॉर्मुज में ऑयल शिप साइकिल की स्पीड में चलेंगी। ईरान के बाद ट्रंप ने मुनीर शहबाज को फंसाया। अब्राहम अकॉर्ड साइन कराएंगे। नाक रगड़वा कर नेताओं से माफी मंगवाएंगे क्या? ट्रंप मोदी को लव यू कह रहे हैं। 45 डिग्री में रूबियो भारत क्यों घूम रहे हैं? ट्रंप की भूल की सजा रूबियो भुगत रहे हैं क्या? आज आपको बताने वाला हूं। मम्मी पापा के सामने जिप लाइन लॉक टूटा और बच्चा हादसे का शिकार हो गया। उसकी मौत हो गई। यह हादसा था या मर्डर? हर मां बाप से यह खबर आज मैं कहूंगा कि जरूर आप देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं रोपवे अटकी, कहीं झूला टूटा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसे हादसे देखकर आपके रूह कांप जाएगी। अगले 9 दिन 9 तपा। टेंपरेचर कहां तक जाने वाला है? घर में बैठे बैठे लू लग सकती है क्या? बचना कैसे है यह बताऊंगा। गर्मी छुट्टी में बच्चों को कब घर से बाहर निकलने दे, खाने पीने में क्या ख्याल रखना है, यह भी आज आपको बताने वाला। ये सब आपको डिटेल में आज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिव्यू। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान हासिल किया। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 66 हस्तियों को आज सम्मानित किया गया। 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मानित किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव के समय पर नहीं होने के कारण यूपी सरकार ने अब ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल प्रदेश की सभी पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। ग्राम प्रधान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासन चलाने की अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव धार भोजशाला के मंदिर घोषित होने के बाद पहली बार भोजशाला पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने भोजशाला में मां बागदेवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इस मौके पर नवभारत से बातचीत करते हुए मोहन यादव ने कहा कि भोजशाला की दुनिया भर में पहचान है। मोहन यादव ने कहा कि वो धार के विकास के लिए सब कुछ करने को तैयार है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित हरीश मुखर्जी के आवास शांति निकेतन में आज कोलकाता पुलिस की एक टीम दोपहर करीब 3:30 बजे पहुंची। करीब 15 से 20 मिनट रुकने के बाद पुलिस की टीम एक मॉनिटर और कुछ इक्विपमेंट्स लेकर वापस चली गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब अभिषेक बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली थी तब इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था। अब सिक्योरिटी विड्रॉ होने के बाद उसी इक्विपमेंट को लेने पुलिस अधिकारी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे हुए। तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से मीडिया में बातचीत करने से बचने को कहा है। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई तुरंत जांच अपने पास लेकर इस पर कड़े स्तर पर सुनवाई और जांच पड़ताल करेगी। कोर्ट ने कहा है कि एक मासूम युवती की जान गई है, वजह चाहे जो भी हो उसका पता लगना चाहिए, जिसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और गहराई से जांच होना जरूरी है। पंजाब के अमृतसर में कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा के घर के बाहर सुबह तड़के फायरिंग की घटना की रिपोर्ट पुलिस ने खंडन कर दिया है इस रिपोर्ट का। और ये जो खबर आई थी, दरअसल आज सुबह कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग की रिपोर्ट सामने आई थी।
सुबह से ही कपिल शर्मा के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की फायरिंग की घटना को नकार दिया। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा 11 दिन चौथी बार 7 से 8 रुपए महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। अब लगेगा क्या फुल स्टॉप, या सरकार फिर देगी झटका? 74 दिनों में तेल कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा या 19,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ गया है डेटा युद्ध। सच क्या है? पेट्रोल 100 के पार, फिर भी मोदी के सपोर्ट में क्यों खड़ी है जनता? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बाइक बेचने की नौबत आ गई। पेट्रोल डीजल पर ग्राउंड रिपोर्ट फीडबैक क्या है, यह आपको दिखाने वाला हूं। रूस ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रही है सरकार? केजरीवाल ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने कैसे आंकड़ों की जड़ी लगा दी है। सप्लाई और डिमांड का सीधा फंडा है, अगर किसी भी चीज की डिमांड कम करनी है तो दाम बढ़ा दीजिए। लोग खुद कन्नी काटने लग जाते हैं कि भाई इतना महंगा कौन खरीदेगा। सोने के दाम में आपने देखा ना कि सोने का दाम बढ़ने के बाद मोदी सरकार ने तेल के दाम में भी अब बढ़ोतरी शुरू कर दी है। 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए भाई साहब। कई जगहों पर तो पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग गई है, 100 रुपए के पार पहुंच गया है, मतलब शतक लग गया वहां। आप देखिए कि सरकार ने पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए, तो डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। चौथी बार तेल के दाम बढ़ने के बाद सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात अगर कर ले तो दिल्ली में डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और पेट्रोल 102 रुपए के पार पहुंच गया है। आप देखिए, आपको याद होगा कि आज से 15 दिन पहले यानी कि 10 मई को पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि भाई पेट्रोल डीजल की खपत थोड़ा कम कर लो, क्योंकि डॉलर से सीधा जुड़ा हुआ है। अब जितना पेट्रोल डीजल जलाएंगे उसका सीधा असर पड़ेगा डॉलर पर। इसका सीधा सीधा विदेशी मुद्रा भंडार पर कनेक्शन होता है भाई साहब। लेकिन पीएम मोदी की बात बहुत से लोगों ने समझी नहीं, हवा में उड़ा दी, क्योंकि यहां पर नैरेटिव सेट करने वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो तुरंत बताते हैं कि मोदी ने जो बताया वो नहीं करना है, मोदी डरा रहे हैं, डरो मत। ऐसे ही बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री? अरे कुछ कह रहे तो सोच समझ के कह रहे हैं। आप देखिए कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में लगभग कोई कमी नहीं आई, उल्टे पैनिक बाइंग शुरू हो गई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, सरकार का दावा है कि उसका तेल घाटा कम नहीं हो रहा है, ऊपर से लोग सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, यानी कि तेल खरीद में इस्तेमाल होने वाला विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। तो लो भाई, सरकार ने अब घाटा कम करने के लिए दनादन तेल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पहले 3 रुपए 90 पैसे, फिर और उसके बाद देखिए 87 पैसे, और अब 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी। अगर पब्लिक ने डीजल पेट्रोल की खपत कम नहीं की और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत ऐसे ही बनी रही, चढ़ती रही, तो शायद आने वाले दिनों में तेल और महंगा हो जाएगा। पहले से बता रहा हूं, क्योंकि वित्तीय बाजार के अनुमानों के मुताबिक तेल के अब तक बढ़ाए गए जो दाम है वो तेल कंपनियों के घाटे को पाटने के लिए काफी नहीं है। कैसे काफी नहीं है? तेल कंपनियों को अभी घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसका पूरा ब्यौरा आगे देने वाला हूं। लेकिन देखिए कि पीएम मोदी की अपील का असर हो भी रहा है और नहीं भी। मतलब एक कैटेगरी, एक वर्ग ऐसा है जो उनकी बात मान रहा है, जो तेल के दाम बढ़ने से एकदम खफा नहीं है, नाराज नहीं है, लेकिन एक वर्ग है ऐसा जो भन्नाया हुआ है, कह रहा है कि मोदी सरकार क्या ही करके मानेगी, क्या ही कर रही है मोदी सरकार, एकदम लूट रही है मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ ऐसी भी कैटेगरी है लोगों की जो 100 रुपए का पेट्रोल भराने के बाद भी मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़े, एकदम अलग लाइन लिए हुए हैं, कह रहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी का फैसला है, एकदम चौचक फैसला है ये, और राष्ट्रीय आपदा का विषय है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा तेल मिल रहा है, तो फिर सस्ता कैसे मिलेगा यहां? और हम लोगों को भी सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, इनकी बातें आपको सुनवाऊंगा आगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे बोलने वाले लोग किसी खास जगह से हैं या देश भर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ये भी आपको सुनवाने वाला हूं। उधर पूरे विपक्ष को लगता है कि लंबे समय बाद मोदी को घेरने का पब्लिक वाला मुद्दा हाथ लग गया है। ऐसे में जब वो सुनते हैं कि पब्लिक में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगा तेल भी खरीदेंगे लेकिन मोदी का सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, तो विरोधियों के कलेजे पर सांप लौटने लगता है भाई। विपक्ष का सवाल कुछ और भी है। केजरीवाल का सवाल है कि रूस और ईरान से सस्ता तेल छोड़कर मोदी सरकार दूसरे देशों से महंगा तेल क्यों खरीद रही, क्या मजबूरी है? राहुल गांधी और खड़गे मोदी सरकार पर फायर हैं, एकदम आग बबूला है। ऐसा लग रहा है कि तेल की कीमत मोदी जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। इधर बीजेपी चुन चुन कर जवाब दे रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच तेल के खेल को लेकर डेटा वॉर छिड़ गया है। सवाल है कि किसका डेटा सही है और किसका डेटा गलत है।
बीजेपी ने केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष के हर एक नेता के आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही दिया है। डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन पहले तेल पर जो हाई तौबा मची हुई है उसका एक ट्रेलर देखिए। जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। सरकार आपको पता ही है, जो अभी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। 600-700 रुपए की ड्यूटी करते हैं, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। जब रूस से कच्चे तेल के आयात का निर्णय लिया गया था तो किसने विरोध किया था? इसी राहुल गांधी ने किया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश दुनिया का हालात ऐसी है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो सहना पड़ता है। अब तक 4 बार में 7 से 8 रुपए तक तेल के दाम बढ़ चुके। बार बार तेल के दाम बढ़ने से पब्लिक पैनिक हो रही, लोग झल्ला भी रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक ही बार में बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, ये बार बार क्या बढ़ाने की जरूरत है? ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा जो आप बढ़ा रहे हो और हमारी जेब पर भार डाल रहे हो, एक ही बार में बढ़ा दो। लेकिन सरकार अगर एक साथ तेल के दाम नहीं बढ़ा रही है तो इसके पीछे कारण समझिए। आप देखिए कि अगर सरकार ने एकाएक तेल के दाम बढ़ा दिए तो हाहाकार मच जाए, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने का असर चौतरफा पड़ता है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी तो चीजों के जो दाम है वो भी बढ़ जाएंगे। सब्जी से लेकर राशन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे दाम बढ़ा रही है, एक एक कदम कर आगे बढ़ा रही है, ताकि असर धीरे धीरे हो और कम हो। ऐसा नहीं है कि तेल के दाम और नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम और बढ़े या फिर 4 से 6 महीने तक $100 प्रति बैरल के आसपास रहे तो तेल कंपनियां तेल के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर सकती। ग्लोबल रिपोर्ट क्या कह रही है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज तेल के दाम बढ़ने के बाद देश की मेट्रो सिटीज में पेट्रोल डीजल के दाम किस लेवल पर पहुंच गए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे और डीजल के दाम 95 रुपए 20 पैसे हो गए, जबकि कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 51 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे हो गए। मुंबई का रेट देख लीजिए एक बार, यहां पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 रुपए 83 पैसे, और चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे, डीजल 99 रुपए 55 पैसे। तो 100 रुपए हो गया भाई साहब। आप समझिए कि मतलब सेंचुरी क्रॉस हो गई है। आप एक चीज देख लीजिए कि लोग कह रहे थे कि शतक लग जाएगा, शतक लग गया है बहुत सारे शहरों। आने वाले महीनों में तेल की कीमतों में कैसी बढ़ोतरी होगी घटोतरी होगी, उस पर ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बता देता हूं। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि अगर 3 से 6 महीने तक कच्चा तेल महंगा रहा तो धीरे धीरे करके 18 से 20 रुपए प्रति लीटर तक तेल के दाम बढ़ सकते हैं। जबकि नोमुरा और S&P ग्लोबल जो कि बड़े फर्म है, उनकी रिपोर्ट है कि 7 रुपए तेल के जो दाम बढ़े हैं वो सरकारी कंपनी के घाटे का सिर्फ 10 से 25% ही कवर करती है, बाकी घाटा अभी बचा हुआ है। तेल को लेकर ग्लोबल क्राइसिस पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में है। 5 देशों का दौरा भी इसी संकट से निपटने के लिए था, जिसमें से पीएम का यूएई और नॉर्वे का दौरा खास तौर पर तेल समझौतों को लेकर ही था। लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा था कि भाई घूमने गए हैं। अभी कांग्रेस कह रही है कि ये देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये तो सिर्फ महंगाई लेकर आए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। अरे भाई इसमें नया क्या है, युद्ध चल रहा है। तो कोई भविष्यवाणी कर रहे थे, ज्योतिषाचार्य हैं कि देख ली थी कुंडली और बता दिया था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पता था पहले से कि युद्ध होने वाला है। दूसरे देशों में कीमतें पहले से बढ़ रही हैं, भारत में भी उसी हिसाब से अब देखिए कि लगातार असर दिखाई दे रहा। आप कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो आम लोग नहीं समझ पा रहे। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप भी समझ रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी समझ रहे हैं, सबको मालूम है भैया कि महंगाई बढ़ेगी। दुनिया में 3 फ्रंट पर चल रहे युद्ध का असर पड़ना तय है। उसमें भी ईरान युद्ध की वजह से तेल का संकट हर देश में आया है। खुद अमेरिका जैसा देश जो इस युद्ध को लड़ रहा है, इस संकट से बच नहीं पाया है, जो दावा करता है कि उसके यहां तेल का सबसे बड़ा भंडार है। आज जैसे ही तेल के दाम बढ़े, राहुल गांधी फिर से शुरू हो गए। उन्होंने कहा
कि महंगाई माना मोदी का फिर से हमला हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़े हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। राहुल ने दावा किया कि तेल के दाम में यह बढ़ोतरी होती ही जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में तेल की कीमत बढ़ेगी। ये राहुल गांधी भविष्यवाणी कर रहे हैं। फिर से राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सब कुछ देखकर अनजान बने बैठे हैं, ऐसा भी लग रहा है उन्हें देखकर। ऐसा आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी सब जान रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को अगर पहले पता था कि महंगाई बढ़ने वाली, तो अब नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है? तो फिर काहे भड़काने और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे को उठाना। राहुल भी यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे न सिर्फ जनता बल्कि उनकी पार्टी का भी फायदा हो जाएगा। दूसरे मोदी विरोधी नेता भी यही इंतजार कर रहे थे कि ऐसे एक मौका मिल जाए। अब मोदी इस विरोध को कैसे मैनेज करते हैं? शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने देख लीजिए क्या कह दिया। वो तो अगले 24 घंटे में तेल के दाम फिर से बढ़ने का अनुमान लगा रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी? कह रही हैं कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत शगुन वाले 111 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और सही बात है, 111 शगुन का आंकड़ा होता है और ये जो भी कीमत है वो शगुन के आंकड़े की तरह ही है। फिर अगले 24 घंटे में तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना है, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है। इसके बाद मेट्रो शहरों में डीजल भी 100 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने तेल के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा, तो बीजेपी भी तेल के आंकड़े लेकर मैदान में कूद गई। बीजेपी कह रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर राजनीतिक बेईमानी की हद हो गई। बीजेपी का तर्क है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो पूरे भारत में एक जैसी लगती है और एक जैसी ही है। मतलब जितनी एक्साइज ड्यूटी यूपी पर है उतनी कर्नाटक पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम दोनों राज्यों में अलग अलग है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वेट। तेल की खरीद पर कितना वेट लगाना है ये राज्य सरकार तय करती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए हर राज्य में तेल के दाम अलग अलग होते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पेट्रोल के दाम को लेकर अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से करती है। आप देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे, तो कांग्रेस शासित तेलंगाना में इसी पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 18 पैसे 118 रुपए 30 पैसे है। यानी कि तेलंगाना के लोगों को 16 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे नहीं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में, देश की राजधानी है, वहां पर आपसे सस्ता तेल क्यों मिल रहा है? क्यों 16 रुपए का फर्क है भाई? बताएंगे? नहीं बताएंगे। और इसी तरह बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 64 पैसे है। केरल में नई कांग्रेस की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद ही ये सब चल रहा है, लेकिन वहां पर जो कीमत है वो आपको बता देता हूं, 114 रुपए 90 पैसे है। मतलब केरल में यूपी के मुकाबले पेट्रोल करीब 14 रुपए महंगा है। बीजेपी के शासन वाले उत्तराखंड को भी देख लीजिए, यहां पेट्रोल के दाम 101 रुपए 35 पैसे है, तो कांग्रेस शासित कर्नाटक में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 30 पैसे, यानी कि उत्तराखंड के मुकाबले करीब 9 रुपए महंगा है। कमाल की बात है ना भाई। अगर ये तमाम नेता विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, तो दिखाना भी पड़ेगा ना इन पार्टियों को कि हमने सस्ता करके रखा हुआ है और आप महंगाई मैन है, आप महंगा कर देते हैं भाई हर चीज को। लेकिन खुद नहीं करेंगे, खुद तो देखेंगे कि राज्य का घाटा बढ़ जाएगा, पैसा कहां से आएगा, सरकारी खर्च कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। ऐसे ही भाई केंद्र सरकार को देश चलाना होता है और संकट की घड़ी है। ऐसा नहीं है कि संकट की घड़ी नहीं है, संकट की घड़ी है दुनिया भर में। इसमें सरकार चाह रही है कि कम से कम इतना बचा कर रखा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आने वाले दिनों में गड्ढे में न जाए। अब आइए इसी तरह गुजरात और तमिलनाडु का भी आंकड़ा देख लेते हैं। गुजरात में पेट्रोल की जो कीमत है वो 101 रुपए 81 पैसे है, तो कांग्रेस के सपोर्ट से तमिलनाडु में बनी टीवीके की जो सरकार है वहां पर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 80 पैसे है। इसके बाद भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने लूट मचा रखी है। सुनिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पीएम मोदी को तेल के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे। एक बार सुनिए कि जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी
यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। और मोदी जी तो इसमें से इतना पैसा लूटा है कि यानी उनकी सरकार कि 8 दिन में 10 दिन में अगर आप 8 रुपए बढ़ाते हो, कभी 90 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये, क्या मतलब है? क्या एक ही दिन में सब सिचुएशन बदल जाता है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे देश में लूट मची हुई है, केंद्र सरकार ने लूट मचा कर रखी है। लेकिन बीजेपी आंकड़ा लेकर आ गई। बीजेपी ने कहा कि भाई अपने अपने स्टेट का भी तो बताइए ना, आंकड़ा क्या चल रहा है, वहां पर कितना महंगा कितना सस्ता चल रहा है, वहां से क्यों नहीं कम कर रहे हैं? वहां तो कम कर सकते हैं ना, वो तो आपके हाथ में है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार लूट मचा रही है, तेल कंपनियां लूट मचा रही हैं, देश में ऊर्जा संकट है, तो देखिए कि सीटीआई ने भी वेट घटाने की अपील राज्यों से की है। सीटीआई ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और सिफारिश की है कि राज्यों को 5% वेट घटाना चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस अलग अलग पैर पटक रही है, तो आम आदमी पार्टी अलग ही छाती पीट रही है। आज केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार रूस और ईरान से तेल ही नहीं खरीद रही है और दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदकर उसका वो जनता पर डाल रही है। कोई सेंस है इसमें? सेंस लगता है आपको कि मोदी जी को कहीं से सस्ता मिल रहा होगा, वहां से नहीं खरीदेंगे और उस देश से तेल लेकर आएंगे और देश में बेचेंगे उसको रिफाइन करा के, ताकि सोचेंगे कि जनता जिस जनता ने चुना है उस जनता की जेब पर बोझ डाल दें। केजरीवाल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया और बीजेपी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई। मतलब जो केजरीवाल बता रहे थे कि रूस से सरकार तेल ही नहीं खरीद रही है, बीजेपी ने उन दावों को एकदम खारिज कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। आप देखिए कि भारत इन दिनों 30 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है और इस लिस्ट में रूस नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है, जिस रूस के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रूस से तेल ही नहीं खरीद रहे। अरे थोड़ा सा तो देख लीजिए, आपको लोग पढ़ा लिखा हुआ मुख्यमंत्री लेकर आए थे दिल्ली में और लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं भाई, उसके बावजूद आप ऐसी बात करेंगे तो जनता का विश्वास खोएंगे नहीं। नंबर 1 पर रूस है। भारत रूस से हर दिन 23 लाख बैरल तेल खरीदता है, यूएई से 4.40 लाख, वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल और सऊदी अरब से 3.40 लाख बैरल और अमेरिका से भारत हर दिन 3.10 लाख बैरल तेल खरीदता है। केजरीवाल के आरोप पर आंकड़े जारी करने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने रूस से तेल खरीदने के जो आंकड़े पेश किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई नेता उन आंकड़ों को खारिज करने नहीं आया। एक बार सुनिए। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा और किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। और आंकड़े ये कहते हैं, एनडीए की इस सरकार में खासकर पिछले 4-5 सालों में जो कच्चे तेल का आयात हुआ है ये 30 से 36% तक हुआ है रूस से। 30 से 36% आयात हो रहा है रूस से कच्चे तेल का, और यूपीए के समय में ये 1% था। दूसरा, 2026 में सबसे ज्यादा आयात अगर कच्चे तेल का हुआ है किसी भी देश से तो वो रूस से हुआ है। तीसरी बात, 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर्स हमारे देश के बचे हैं जो रूस से कच्चे तेल का आयात हुआ है। चौथी बात, जब रूस से कच्चे तेल के आयात का निर्णय लिया गया था तो किसने विरोध किया था? इसी राहुल गांधी ने किया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। विपक्ष के सवाल का केंद्र सरकार ने आज जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और बीजेपी के नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक एक आंकड़े का जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष ने जो सवाल किया था उसका जवाब सरकार की तरफ से तो आ गया, अब विपक्ष उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा है? कब करेगा भाई? खैर,
तेल के दाम बढ़ने से बहुत से लोग भन्नाए भी हुए हैं। पानी पी पी कर मोदी सरकार कोस रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाइक बेच दूंगा, कोई कह रहा है कि कमाऊं क्या और बचाऊं क्या। पहले इन लोगों की बात आपको सुनवाता हूं जो लोग सरकार से नाराज हैं, दुखी हैं, फिर आपको उनसे मिलवाऊंगा, उनकी बातें सुनवाऊंगा जो 100 रुपए का तेल भरवा कर भी मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़े। सरकार आपको पता ही है, जो भी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। पर इनके बारे में बोलना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए जी। 2 रुपये बढ़ा के 1 रुपया कम कर देते हैं, उसका क्या फायदा जी। बाइक बेच लूंगा और यही कर सकता हूँ ना। मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज़ के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। आपके पास है कुछ जिसका प्राइस कम हुआ है? तो फिर कोई नई बात तो है ही नहीं, पेट्रोल बढ़ गया तो। ये बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कांग्रेस ने भी चलाई थी, आम आदमी ने भी चलाई थी। हर दिन कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी गैस के दाम बढ़ते हैं, कभी किसी के दाम बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ये बीजेपी सरकार की चाल है। मैं खुले माइक पर कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। देश की स्थिति ठीक है, इन लोगों ने अफवाह फैला रखी है। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए। एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। डेली नया देखने मिल रहा है अमाउंट। एक तो पहले पेट्रोल में भी मिक्सिंग आती है, वो अलग इंजन की एड भगाते हैं। तो जरा समझिए जरा गरीबों की समस्या। बजट पे किस तरह असर पड़ेगा आपके? अरे पूरा बजट ही हिल गया, अभी देख के चक्कर आ रहे। फिर 111 हो गया डायरेक्ट, 103 से डायरेक्ट 7-8 रुपये का डिफरेंस। मन भी नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ इससे अच्छा। पेट्रोल 4-5 दिन से डेली बढ़ रहा है। 600-700 रुपए की ड्यूटी करते हैं, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। रोज की चल के आते हैं कम से कम 40 किलोमीटर। ये कहाँ तक चलेगा ऐसा? बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी, इससे ज्यादा क्या पड़ेगा। क्या करना चाहेंगे सरकार से? ही करना चाहेंगे जो जायज रेट है वही करो ना, अपने फायदे में क्यों दुनिया को मार रहे हो। बहुत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, हर तबके के लोग यहां रहते हैं और जाहिर सी बात है ये बढ़ी हुई कीमत सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग जो सुन रहे थे कि कुछ लोग बनाए हुए परेशान हैं, वो गलत थोड़ी ना है। अब आपको उन लोगों के बयान सुनवाता हूं जो अभी भी तेल की कीमत बढ़ने के बाद भी सरकार के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं, डटे हुए मैदान में, कह रहे हैं कि मैदान नहीं छोड़ेंगे और न मोदी को छोड़ेंगे। भाई बढ़ रही है कीमत तो बढ़ने दीजिए, यह राष्ट्रहित का मामला है, यह संकट का मामला है। मोदी जो कह रहे हैं वो करेंगे। 2-4 रुपए ज्यादा महंगा तेल भरा लेंगे तो क्या हो जाएगा? लोग कह रहे हैं सच में। देखिए सर, it's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. सर आपको क्या लगता है जो ये पैसे बढ़ रहे हैं इजराइल में जो वॉर चल रही है उसके कारण? It's because of Israel war, and people should use government transport maximum. बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए, ये आज देश की रिक्वायरमेंट है। हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। उससे क्या हो गया, 2-4 रुपए तो भरे हैं, कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आपको लगता है कि आपसे लोगों को असर पड़ेगा? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, मान लो 2-4 रुपया भर गया तो उससे लोगों को दिक्कत होता है। जब पेमेंट बढ़ता है लोगों का तो उससे लोगों को दिक्कत तो होता नहीं है। मान लीजिए अभी ऐसा तेल का स्थिति है, कहीं कहीं पे तेल बहुत महंगा है, तो यहाँ पे 94 रुपये था ना, 5-6 रुपये का फर्क है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ना, जब विदेशों में लड़ाई हो रहा है तो बढ़ेगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ, दुनिया का हालात ऐसी है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो सहना पड़ता है। ठीक है, आप मतलब जो स्थिति युद्ध की चल रही है उसका असर ठीक है, इतना ठीक है। सरकार को तो कुछ नहीं बोलूंगा, इट इज अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो। वो जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके वजह से जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उसको मैं दोष मानूंगा। तो आई थिंक वो सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है फॉर बेसिक मिडिल क्लास पीपल। जी, तो आप सरकार के साथ हैं? हाँ, सरकार के तो साथ ही है हम लोग। भाई एक आदमी तो गजब ही कह दिया, कह रहा है कि सिगरेट और बीड़ी का रेट बढ़ा दिए तब कोई कुछ नहीं बोला, गुटखा का रेट बढ़ा दिया तब कोई कुछ नहीं बोला,
सब खा रहे, खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। और तेल की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई, वो भी तब जब अंतरराष्ट्रीय संकट है और ये एक्ट ऑफ गॉड जैसा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड जैसा सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यहां भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हम तो फंस गए हैं। जो दुनिया भर का एक सिनेरियो चल रहा है वॉर वाला, उसके चक्कर में फंस गए ना जी। अब जनता को बरगलाना किसको कहते हैं, इसका भी एक ट्रेलर देख लीजिए। कांग्रेस ने आज दावा किया कि तेल कंपनियों को जनवरी से मार्च के महीने में कंबाइंड मुनाफा 19,470 करोड़ रुपए का हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है आपको बताता हूं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 74 दिनों में तेल कंपनियों को 1.2 लाख करोड़ का घाटा हुआ। यानी कि तेल कंपनी हर दिन लगभग 1600 करोड़ का नुकसान उठा रही। सरकार ने जब 10 दिन पहले तेल के दाम 3 रुपए बढ़ाए, तब जाकर तेल कंपनियों का घाटा थोड़ा सा कम होकर 750 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अब 7 रुपए तक तेल की कीमत बढ़ने के बाद भी तेल कंपनियों को अभी भी पेट्रोल पर प्रति लीटर 13 रुपए का घाटा हो रहा और डीजल पर प्रति लीटर 38 रुपए का घाटा तेल कंपनियां सह रही। लेकिन कांग्रेस अपनी डफली बजा रही है, अपना राग अलाप रही है। सुनिए कि कांग्रेस के नेता रागिनी नायक क्या कह रही हैं, उनके दावे सुन लीजिए जरा एक बार। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी फोर्थ क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। विपक्ष क्या मौके का फायदा उठाना चाह रहा है और विपक्ष क्या ये देख रहा है कि इस वक्त एक ऐसा मुद्दा मिला है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, इस पर सरकार को घेर लेना है। चाहे हुआ कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अपना फायदा देखना है। क्या विपक्ष इस वक्त भी इसी काम में लगा हुआ है और जनता क्या इसको समझ रही है? पाठशाला में अब अगला चैप्टर। ईरान अमेरिका की डील लगभग डन। हॉर्मुज से टैंकर साइकिल की स्पीड में चलेंगे तो तेल के दाम कैसे कम होंगे? ईरान के बाद ट्रंप ने मुनीर शहबाज को फंसाया। अब्राहम अकॉर्ड साइन कराएंगे, नाक रगड़वा कर नेतन्याहू से माफी मंगवाएंगे। ट्रंप मोदी को लव यू कह रहे हैं। 45 डिग्री में रूबियो पक गए। ट्रंप की गलती की सजा मार्को रूबियो को मिल रही है। ईरान अमेरिका के बीच होने वाली डील का फ्रेमवर्क लगभग तय हो गया है। अभी दोनों तरफ से डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं किए गए, लेकिन बात बन गई है ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज के खुलने का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। ईरान ने हॉर्मुज से 32 जहाजों को निकलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या स्विच ऑन ऑफ की तरह हॉर्मुज खुल जाएगा और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा? क्या इतना आसान है सब कुछ? आज पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं, पूरा चैप्टर आपके सामने रखूंगा। वहीं ईरान के बाद ट्रंप अपने दूसरे मिशन पर लग गए। अब्राहम अकॉर्ड पर अब ट्रंप मुस्लिम देशों से जबरन साइन करवाने पर तुले हुए हैं और इसमें सबसे पहला नंबर है पाकिस्तान। यानी ट्रंप से मिले डॉलर्स का कर्ज अब मुनीर और शहबाज को किसी भी तरह से अदा करनी ही पड़ेगी। दुनिया में चल रहे बवंडर के बावजूद पीएम मोदी अडिग खड़े हुए हैं। आज पीएम मोदी का पिछले एक हफ्ते का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको दिखाने वाला, जिससे पता चलेगा कि मोदी ने कैसे सब कुछ संभाल रखा है। पिछले 3 दिनों से भारत में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो किस प्लान के तहत यहां पर डेरा डाले हुए बैठे हैं, पाठशाला के इस चैप्टर में आज आपको बताने वाला। लेकिन सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड। ईरान और अमेरिका के बीच कुछ चीजों पर बात पक्की हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही दोनों देशों के बीच जंग रुक सकती है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि दोनों के बीच एक ऐसे समझौते पर मान मनोवल हो गया है जिससे मिडिल ईस्ट में शांति लौट जाए। लेकिन इस महाडील पर फिलहाल बड़े नेताओं ने साइन नहीं किए, लेकिन डील का शुरुआती फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मेलिटीज पूरी होने में कुछ ही दिन लग सकते हैं
और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर अचानक कतर पहुंच गए और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल तानी के साथ उनकी मीटिंग है। यह मीटिंग डील पर लगी फाइनल सील मानी जा रही है और अगर सच में दोनों देशों के बीच ये डील हो जाती है, पास हो जाती है ये पीस डील, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए, जिसका सीधा असर दुनिया में तेल गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। अगर वाकई दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए। हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत क्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रुका हुआ है उसमें क्या बदलने वाला है, ये डिटेल में आपको बताने वाला कि क्या होने वाला है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में कच्चा तेल महंगा हो गया है, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुका हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौता एक गुड न्यूज है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे सब कुछ वापस लाइन पर आने की उम्मीद है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान की नेवी ने 32 जहाजों को हॉर्मुज पार करने की परमिशन दी, लेकिन ट्रंप के दिमाग में क्या चलता है, क्या समझ में आता है उनको, और क्या वो नहीं समझना चाहते हैं? एक तरफ तो अमेरिका डील की बात कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ ट्रंप क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं वो भी आज आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कि ट्रंप का ये जो पोस्ट है ये क्या है। एक फाइटर जेट के नीचे बंधे बम की तस्वीर ट्रंप ने पोस्ट की है और उस पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। एक और एआई से बनी तस्वीर ट्रंप ने पोस्ट की है जहां एक अमेरिकी रीपर ड्रोन ईरानी नौसेना के एक जहाज पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्ट के ऊपर ट्रंप ने लिखा है एडियोस, जिसका मतलब होता है अलविदा, बाय बाय, गुड बाय। अब ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं भाई? जब दोनों पार्टी में शांति को लेकर बात हो रही है तो फिर इस तरह के पोस्ट क्यों करना? इसमें तो आप कहिए कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो जबरदस्ती आप एक पेच घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, पेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे वजह ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को माना जा रहा है। दरअसल ये एनरिच्ड यूरेनियम ही है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है और ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंध और पिछले करीब 2 महीने से चल रहे युद्ध के केंद्र में भी यही एनरिच्ड यूरेनियम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने पर हामी भर सकता है, लेकिन यह कैसे होगा, कब होगा, यह सब अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसी मुद्दे पर अभी भी बातचीत चल रही है। अभी तक अमेरिका चाहता है कि वो ये ले जाए, जबकि ईरान ये कहता है कि अगर उसे ये अपने यहां से हटाना भी पड़े तो वो अमेरिका को देकर किसी मध्यस्थ ना देकर वो किसी मध्यस्थ देश को दे देगा, जैसे कि रूस या चीन को दे देगा। यूरेनियम वाले मुद्दे पर दोनों देशों की गाड़ी बार बार आकर अटक जाती है। अब कहीं ईरान इस स्टैंड से पीछे ना हट जाए, शायद इसीलिए ट्रंप डील की बात के साथ बीच बीच में धमकी वाले पोस्ट भी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा धमकाते रहते हैं। दूसरी तरफ ईरान से मामला सुलटाने के बाद अब ट्रंप अपने मिशन अब्राहम अकॉर्ड में लगे हुए हैं। ईरान को धमकाने धकियाने के बाद अब बारी आई है मुस्लिम देशों। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि जो मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है उन्हें अब यह समझौता साइन करना पड़े। एक लाइन में अगर आपको बता दूं और समझा दूं तो यह कि जो मुस्लिम देश अभी तक इजराइल के खिलाफ जहर उगलते थे, उसे गलियाते थे, उन्हें अब इजराइल से अपने रिश्ते सुधारने होंगे। ट्रंप ने बताया है कि इस मुद्दे पर उनकी सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और जॉर्डन, बहरीन के नेताओं से बात हुई। यूएई और बहरीन पहले से ही समझौते का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा है कि इन सारे देशों को समझौते पर साइन करना जरूरी होगा, कोई ना नुकुर नहीं चलेगी। इसके लिए सऊदी अरब और कतर इस पर तुरंत साइन करें और फिर दूसरे देश उन्हें फॉलो भी करें। जिन देशों को इसमें साइन करना है उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। आगे ट्रंप ने लिखा है कि अगर कोई देश इसमें शामिल नहीं होता है तो उसे इस डील का हिस्सा नहीं बनाया जाए, क्योंकि यह बुरी नीयत दिखाता है। यानी कि अभी ट्रंप के नाम पर जो पाकिस्तान उछल रहा था, अब उसके नाक का कर्ज चुकाने का, उसके नमक का जो कर्ज है वो चुकाने का भी टाइम आ गया। पाकिस्तान की तो पूरी इंटरनेशनल राजनीति ही इजराइल के खिलाफ जहर उगलने की रही है। आपको पता होगा पाकिस्तान का इजराइल से नफरत का अंदाज आप इस बात से भी लगाइए कि उसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता है, यानी कि पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता है। अब अगर पाकिस्तान इस समझौते पर साइन करता है तो उसे इजराइल को गले भी लगाना पड़ेगा और देश भी मानना पड़ेगा, और साइन नहीं करता है तो उसे उल्टे ट्रंप का गुस्सा झेलना पड़ेगा। ट्रंप लतियाएंगे अलग, पाकिस्तान को पता है।
ट्रंप जो शह और मात का गेम खेल रहे हैं वो सब पीएम मोदी पहले से ही भांप कर बैठे हुए। 2 महीने से ट्रंप अपने बयानों और अपने एक्शन पर जैसा यू टर्न मार रहे थे वो सब मोदी पहले से ही समझ गए। दुनिया को ट्रंप के डॉक्ट्रिन ने युद्ध, तनाव, मंदी, अविश्वास, अवैध टैरिफ और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सनक के अलावा और कुछ नहीं दिया है। जहां सारे देश, सारे वर्ल्ड लीडर्स फंसे हुए थे, मोदी 2 कदम आगे सोचकर बैठे हुए। अब 1 हफ्ते का पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड ही आपको बता देता हूं। 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और बड़े निवेश का रास्ता साफ किया। तो वहीं नीदरलैंड्स में मोदी ने ग्रीन एनर्जी समेत 17 समझौते किए। स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता मजबूत हुई। तो पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया। नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो वहीं इटली में आईमेक्स सहयोग के साथ ही कई डील भी हुई। और ये सारे प्रो इंडिया स्टेप्स लेने के बाद भारत ने अमेरिका से आए ट्रंप के प्रतिनिधि के सामने डंके की चोट पर कह दिया कि जहां से सही लगेगा वहां से अपना एनर्जी रिसोर्स लेंगे, यानी कि जहां से मन करेगा तेल खरीदेंगे। इसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, पूछेंगे नहीं। पिछले 3 दिनों से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में हैं। शनिवार को पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो एनएसए अजीत डोभाल से मिल चुके हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों को रफू करने में लगे हुए हैं। जब अमेरिका में ट्रंप 2.0 सरकार आई तभी से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खिंचाव और तल्खी आनी शुरू हो गई। ट्रंप और उनके कुछ सलाहकारों के उलट-पलट बयान ने दोनों देशों के रिश्तों को काफी खराब कर दिया और अब अमेरिका इन रिश्तों को सही करने के लिए छटपटा रहा है। ट्रंप जानते हैं कि इस ग्लोबल सिनेरियो में भारत और मोदी को दरकिनार करना या फिर भारत के गुड बुक्स में नहीं रहना घाटे का सौदा हो सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप ने अपने सेनापति को भारत दौरे पर भेजा हुआ है। वो भी तब जब चीन में ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान ने ट्रंप को ठग लिया है। जब यूरोप ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में समय लौट के ट्रंप प्रशासन फिर से भारत का रुख कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट रूबियो आज ताजमहल देखने के लिए भी पहुंची। वहां जाकर आइकॉनिक डायना बेंच पर फोटोशूट उन्होंने करवाया और इस दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ मौजूद रहे। भारत में इस वक्त प्रचंड गर्मी का मौसम है। कई जगह तो टेंपरेचर 45 डिग्री के पार चला गया हुआ है। और ऐसे में भी सुबह 10 बजे जब मार्को रूबियो और उनकी पत्नी ताजमहल पहुंचे तो उस वक्त आगरा का टेंपरेचर 41 डिग्री था। कितनी गर्मी में घूम रहे हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि जहां ये लोग रहते हैं वहां पर गर्मी का कोई एहसास भी इनको होता है, लेकिन अभी काम है तो 45 या 50 डिग्री में भी घूमेंगे भाई। इसके बाद दोनों राजस्थान पहुंचे और वहां जयपुर के फेमस आमेर फोर्ट घूमने के लिए गए। वो भी दोपहर 3 बजे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में लू चल रही होती है और टेंपरेचर 45 डिग्री तक पहुंच गया होता है। ठंडे देश से आए विदेश मंत्री की एक तरह से कहें तो यह अग्नि परीक्षा चल रही है या धूप परीक्षा भी आप कह सकते हैं, सन परीक्षा चल रही है। अब भारत में आयोजित एक इवेंट में ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया और भारत और मोदी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए उन्होंने। एक बार सुनिए। A good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. कमाल की बात है। अब सोचिए ये जो ट्रंप है कल तक क्या कह रहे थे, हेल होल और अब लव यू। पहले डेड इकोनॉमी और अब सीधे स्पीकर फोन पर ही आ जाए कि भैया स्पीकर पर रख के बात कीजिए जरा। गजब है। गेम कैसे चेंज करना है और चेंज ओवर को कैसे एक्सेप्ट करना है ये ट्रंप भूल जाते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं भूलते हैं। मोदी जी याद रखते हैं कि कैसे किसी को रास्ते पर लाना है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि मम्मी पापा के सामने जिप लाइन लॉक टूटा और बच्चे की मौत हो गई। हादसा या मर्डर, हर मां बाप ये खबर क्यों जरूर देखे। कहीं रोपवे की, कहीं झूला टूटा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे हादसे देखकर रूह कांप जाए। मेले में झूलों का क्रेज किसे नहीं होता है। बच्चों के लिए तो मेले का जो मतलब है वही झूला होता है। बचपन में आपको भी लगता होगा कि मेले में जाऊंगा तो झूलूंगा, मेले में जाऊंगी तो झूलूंगी।
बच्चों का क्रेज होता है। लेकिन आजकल अक्सर ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिन्हें देखकर बहुत लोगों को इस तरह के झूलों से डर लगता है, क्योंकि इन झूलों की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं। ये झूले ऐसे गिरते हैं मानो कि किसी आंधी तूफान में पेड़ की टहनी गिर जाए, न सुरक्षा के लिहाज से और न ही मेंटेनेंस के हिसाब से। इन झूलों की कोई गारंटी ही नहीं है। ये कब गिर पड़े, कब आफत आ जाएगी, कब जान चली जाएगी, किसी को नहीं पता। बच्चों के मामले में हर माता पिता सतर्क रहते हैं, लेकिन कई बार आयोजकों की ऐसी लापरवाही होती है कि बच्चों के झूले भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। आगरा में जिप लाइन के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि देखने वालों की रूह कांप उठी। 16 साल का बच्चा सेकंड भर में 45 फीट नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। जी हां, उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि यह हादसा है या फिर लापरवाही है, यह आज आपको बताऊं। लेकिन एडवेंचर गेम्स के दौरान जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए कि ज्यादातर मेलों में झूलों की फिटनेस चेक नहीं होती, सुरक्षा प्रोटोकॉल में लापरवाही बरती जाती है, झूलों में ओवरलोडिंग रोकने वाला कोई नहीं होता है वहां पर मौजूद, झूलों का ज्यादातर स्टाफ भी ट्रेंड नहीं होता है। कुल मिलाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स तो बड़ा रिस्की हो चुका है। जहां कहीं भी वाटर, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज होती है, वहां से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो सबको डराते रहते हैं कि कब क्या हो जाए पता ही नहीं चले। क्योंकि एडवेंचर के नाम पर ये सब स्पोर्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्या पूरे सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है? क्या सरकार की कोई ऐसी एजेंसी कड़ाई से इनकी चेकिंग करती भी है, या वहां भी पैसे लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दी जाती? अगर ऐसा नहीं है तो आगरा से कश्मीर तक एडवेंचर का एक एक जो जानलेवा वीडियो सामने आया है वो क्यों सामने आ रहा है? अगर आप मान लीजिए कि इस तरह की चीजें दिखाई देंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि आप बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग एजेंसी काम कर रही है। कहां काम कर रही है? आप ये मत सोचिए कि हम आपको डरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आपको डरा रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कभी इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा मत लीजिए, एडवेंचर का हिस्सा मत होइए, लेकिन वहां जहां सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से। मेले में आप जाइए, मेले में जाना मत छोड़िए, लेकिन देखिए कि जो झूला लगा हुआ है वो नियम कायदे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेफ्टी के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हो सके तो ऑनर से सेफ्टी सर्टिफिकेट के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार है। जिप लाइन के नाम पर जानलेवा राइड की तस्वीरें यूपी के आगरा से सामने आई हैं, जहां पर 16 साल के कुणाल अग्रवाल की मौत हो गई। कुणाल जैसे ही जिप लाइन के लिए आगे बढ़े, ऐसा लगा जैसे कि रस्सी टूट गई और कुणाल 45 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरे। 45 फीट आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई होती है। करीब करीब 3 मंजिला मकान जो है, यानी कि तीसरी मंजिल जो होती है किसी मकान की, उसके बराबर की ऊंचाई होती है और उससे भी ज्यादा। अब तो 10 फीट की ऊंचाई पर छत ढाल दिया जाता है। जमीन पर गिरने से पहले कुणाल सेफ्टी के लिए लगे जाल से भी टकरा गए। एक चांस यहां था कि जान बच जाती, लेकिन जाल इतना छोटा था कि वो जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं। कुणाल सीधे फर्श पर आकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो। यह हादसा आगरा की चौपाटी में हुआ, जहां कई सारी एडवेंचर राइड्स हैं। इस हादसे का वीडियो खुद कुणाल के माता पिता बना रहे थे। हादसा होते ही दोनों अपने बच्चे के पास पहुंचे। कुणाल के नीचे गिरते ही स्वाभाविक तौर पर मां की चीख निकल गई, पिता बेसुध हो गए। मां ने कुणाल को गोद में उठा लिया। दोनों माता पिता लोगों से गुहार लगाते रहे कि उनके बच्चे को बचा लिया जाए, हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन काफी देर हो चुकी, कोई राहत नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि हादसे के काफी देर तक बच्चे को अस्पताल ले जाने का कोई इंतजाम ही नहीं हो पाया। हादसे के एक चश्मदीद ने क्या कहा है इस पूरी घटना को लेकर, सुनिए। जब मैं यहाँ आया तो वो बच्चा इस जगह पर, यही स्पॉट था, यहाँ पर पड़ा हुआ था। काफ़ी पब्लिक इकट्ठी थी, जिसको देखकर मैं यहाँ आया। स्टाफ के बंदों को मैंने देखा था, पूरा स्टाफ का बंदा इधर जितने भी थे, सारे स्टाफ के बंदे जो पार्क से रिलेटेड थे वो सब उधर खड़े हुए थे। कोई भी बंदा इधर नहीं था। यहाँ आकर जब हमने आवाज़ लगाई है, फिर उसके बाद पूरा स्टाफ इधर आया है। इतना भी इंतजाम नहीं था यहाँ पर कि किसी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाकर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। इस स्टाफ की कोई एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम नहीं? एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं थी। फिर हम पब्लिक ने डिस्कस करके एक टिर्री को रुकवाया, जो कि रिक्शे को रुकवाया। फिर उस रिक्शे में उस बच्चे को जब हमने रखा, फिर उसके माता पिता को बिठाला। माता पिता को बिठालने के बाद हम लोगों में से उन लोगों ने बोला कि भैया कोई साथ चलो, तो स्टाफ में से कोई भी नहीं बोला कि हम लोग साथ चलते हैं, हम लोग इनको एडमिट अच्छी जगह कराएंगे।
हम कोई सहारा देंगे ऐसा कोई नहीं था। हादसे के बाद पुलिस ने सेफ्टी इंचार्ज और मैनेजर को हिरासत में ले लिया, जिप लाइन को बंद कर दिया गया और आगरा चौपाटी पर ताला लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक जब कुणाल ने राइड शुरू की तो पुली का लॉक टूट गया और लॉक टूटा ही हुआ था और इसी लापरवाही की वजह से सुरक्षा में चूक इसे माना जा रहा है। सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बताया। प्रथम दृष्टि ये चीजें निकल कर के आई जो रोपवे के कैलिबर का हुक टूटने से घटना पारित हुई है। पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों जो सेफ्टी इंचार्ज और जो चौपाटी मैनेजर है उसको हिरासत में ले लिया गया। कोई इस मौत का जिम्मेदार प्रशासन को बता रहा है तो कोई जिप लाइन के संचालक पर उंगली उठा रहा है, जिसके बाद इंसानी जिंदगी की कीमत चंद रुपए से ज्यादा नहीं बच जा रही है। चाहे आप कितने ही सवाल उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई है, वो लौट कर आएगी। आप सोचिए कि आपकी एक गलती की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है। आपने क्या जो रूल्स है उसको फॉलो किया, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया, और नहीं किया तो प्रशासन क्या कर रहा था, मॉनिटरिंग एजेंसियां क्या करती हैं। हर हादसे के बाद लोग कहते हैं कि इसके लिए जांच होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। क्या कर लेंगे भाई जांच करके जब किसी की जान चली जाती है। गजब सिस्टम है, मतलब जान जाने के बाद पता लगता है कि हमारी एजेंसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जिप लाइन के लिए कोई सख्त कानून है ही नहीं। हालांकि इसके लिए इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइंस बनाई गई। इसके अनुसार जिप लाइन और हाई रोप्स कोर्स जैसे लैंड बेस्ड एडवेंचर के लिए मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड दिए गए। इन गाइडलाइंस को राज्य स्तर पर अपनाने की सलाह दी गई है, यानी ये गाइडलाइंस भी ऑप्शनल है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में सख्त नियम लागू किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। ऑपरेटर को राज्य पर्यटन विभाग या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से मान्यता लेनी होती है, जिसमें इंश्योरेंस और सेफ्टी प्लान जरूरी है। गाइड या इंस्ट्रक्टर को ट्रेंड और सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड, CPR और रेस्क्यू की ट्रेनिंग उसे जरूर पता होनी चाहिए, वो करके आया हुआ। हेलमेट, हार्नेस, कार्बिनर, वायर रोप, पुली जैसी इक्विपमेंट जो होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए। इक्विपमेंट का रोज इंस्पेक्शन होना चाहिए, नियमित मेंटेनेंस और वार्षिक प्रोफेशनल ऑडिट होना चाहिए। इसका सुरक्षा के लिहाज से हर पार्टिसिपेंट को डिटेल सेफ्टी ब्रीफिंग जरूरी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर सुरक्षा मानक कागज पर ही रहते हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आज जम्मू कश्मीर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे लेकर रोपवे की सवारी करने वालों का दिल बैठ जाएगा। गुलमर्ग की वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों की जो जान है उस वक्त आफत में पड़ गई जब गुलमर्ग गंडोला रोपवे बीच में ही रुक गए। बताया जा रहा है कि करीब 300 पर्यटक अलग अलग केबिन में मौजूद थे जब ये रोपवे रुकी। इस दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रोपवे रुक गई। रोपवे रुकते ही चीख पुकार मच गई। हालांकि फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें सेना, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगाई गई। कई लोगों को रस्सी की मदद से उतारा गया। वहीं प्रशासन की टीम सीढ़ियां लेकर भी पहुंची हुई थी, लोगों को नीचे उतार लिया। जहां पर सीढ़ी नहीं पहुंच सकती थी वहां पर रेस्क्यू टीम के जवान खंबे पर चढ़कर रस्सी की मदद से केबिन तक पहुंचे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुलमर्ग में हेल्प समय से पहले पहुंच गया। यहां पर आर्मी पहुंच गई तो लोगों की जान बच गई। आगरा में मम्मी पापा बेटे को गोद में लेकर चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जान बचा लो बेटे की, जान बचा लो बेटे की, लेकिन कोई नहीं।